Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is synthesis of cholesterol. इससे पिछले लेक्चर में हमने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के मुतालिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी के अंदर सिंथेसिस कैसे होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से भी लेते हैं एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली हमारी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज होता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कैसे होता है। एज़ यू नो कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक लिपिड है और लिपिड के मुतालिक मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि लिपिड की सिंथेसिस बॉडी के अंदर उस वक्त होती है जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा लें, यानी डाइट आप ज़रूरत से जब ज़्यादा लेते हैं तो सिर्फ उसी वक्त लिपिड की बायोसिंथेसिस बॉडी के अंदर होती है। तो ये जनरल रूल आपको हर जगह काम आएगा। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है कि सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस ओनली जब आप डाइट ज़्यादा लेते हैं ज़रूरत से, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर ज़्यादा हों। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो स्टेप वाइज हमने चलना है। सो वेरी इजी कि जब आप डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो उसके नतीजे में होता क्या है। तो उसके नतीजे में पहली चीज़ होती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर लेते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इस ग्लूकोज को अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। उनमें से एक मैंने यहाँ ड्रा किया है लीवर, क्योंकि मोस्टली लिपिड की सिंथेसिस जो है वो लीवर के अंदर होती है और मुख्तलिफ टिश्यूज़ और भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन मेनली लीवर के अंदर होती है सिंथेसिस। तो यहाँ मैंने एक लीवर ड्रा किया हुआ है। तो हमने लीवर के अंदर देखना है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। तो पहली चीज़ क्या हुई कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब इस ग्लूकोज को मुख्तलिफ टिश्यूज़ ने अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने एक लीवर ड्रा की, हम देखते हैं कि लीवर इसको कैसे यूटिलाइज करता है। सबसे पहले लीवर उस ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा, ब्लड से लीवर उस ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा और वो ग्लूकोज ब्लड से हिपैटोसाइट के अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई टिश्यू ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज़ करता है तो उसके मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ भी ग्लूकोज अपटेक के बाद लीवर के अंदर उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी और ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरोवेट। तो अभी तक तीन चीज़ें हुई, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, लीवर ने उसको अपटेक किया, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई और एंड प्रोडक्ट बन गया पायरोवेट। एक ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोसोल के अंदर हो रही है, ये साइटोसोल के अंदर हो रही है। अब ये पायरोवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है, पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। इसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कराता है एक एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल डिटेल से आएगा। यहाँ बस आप याद रखें कि पायरोवेट को एसिटाइल को ए में जो एंजाइम कन्वर्ट कराता है उसका नाम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और एसिटाइल को ए फिर एंटर हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर और क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका था कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब आपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट लिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इस ग्लूकोज को लीवर ने अपटेक किया, उसके मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बना पायरोवेट। पायरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है और इसको एक एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करा देता है और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल के अंदर या टीसीए साइकिल के अंदर एंटर होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। जब कभी ज़्यादा आप ग्लूकोज इनटेक कर लें, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइट के अंदर ज़्यादा हों, तो उस वक्त ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी, पायरोवेट ज़्यादा बनेंगे। जब पायरोवेट ज़्यादा बनेंगे तो एसिटाइल को ए ज़्यादा बनेंगे और जब एसिटाइल को ए ज़्यादा होते हैं तो ये जो टीसीए साइकिल है या ऑक्सीडेटिव सिस्टम है लीवर का वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ये पहले भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है। तो
अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है और क्यों होता है, तो वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एसिटाइल CoA ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर ये जो इंक्रीज्ड एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल हैं जो अकोमुलेटेड हुए हैं, ये दो पाथवेज में एंटर हो सकते हैं। या तो ये कीटोजेनेसिस के पाथवे में एंटर हो के कीटोन बॉडीज बनाते हैं, या फिर ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से पाथवे में ये जो इंक्रीज एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल हैं, ये दो पाथवेज में जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कीटोजेनेसिस और एक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कीटोजेनेसिस कब होती है? जब स्टारवेशन में एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल ज़्यादा बने। लेकिन अभी हम लिपिड की सिंथेसिस करवा रहे हैं, और लिपिड की सिंथेसिस कब होती है? जब बॉडी फेड स्टेट में हो। तो फेड स्टेट में कीटोजेनेसिस तो नहीं होगी। सो इट मीन्स ये जो एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल ज़्यादा बने हैं, ये अब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस करवाएंगे। तो अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस एसिटाइल CoA में से कैसे होती है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि उसमें एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और वो किन कंडीशन के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस। जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में स्टेप्स हैं शुरू के, वो कीटोजेनेसिस के स्टेप से रिजेंबलेंस रखते हैं। कीटोजेनेसिस में जैसे होता था बिल्कुल उसी तरह कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है वो यह है कि एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल, ये दो कार्बन फ्रेगमेंट है और साथ में CoA लगा हुआ है, दो कार्बन फ्रेगमेंट और CoA लगा हुआ है। तो एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल दूसरे एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होता है, कंबाइन करके बनाता है एसीटो एसिटाइल CoA, क्योंकि दो एसीटेट यूनिट हैं और साथ में दो CoA यूनिट हैं। दो एसीटेट यूनिट मिलके एसीटो एसीटेट बनाएंगे और साथ में जब एक CoA लगेगा तो वो एसीटो एसीटेट एसीटो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन फ्रेगमेंट तो समझ आती है कि 2 कार्बन यहाँ से आए, 2 कार्बन यहाँ से आए, लेकिन इस स्ट्रक्चर में CoA का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो सवाल पैदा होता है कि दूसरा CoA का मॉलिक्यूल कहाँ गया? तो दूसरा CoA का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। जो दो एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल थे उनमें से एक एसिटाइल CoA का CoA पोर्शन रिमूव होता है, बाकी एसिटाइल CoA और एसीटेट यूनिट आपस में कंबाइन करके एसीटो एसिटाइल CoA बनाएंगे। और इस रिएक्शन में, इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है थायोलेज। बिल्कुल कीटोजेनेसिस में जो पहला स्टेप है बिल्कुल वही स्टेप यहाँ होता है कि दो एसिटाइल CoA, सपोज ये एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल और ये एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल, इसमें से ये एसीटेट यूनिट और ये ढक्कन जो है ये CoA पोर्शन है। सपोज कर ले ये एसीटेट यूनिट और ये CoA का पोर्शन, तो ये एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल और ये एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल। अब जब ये कंडेंस होते हैं तो होता क्या है कि एक एसिटाइल CoA में से CoA पोर्शन रिमूव हो गया, बाकी ये एसीटेट यूनिट बचा, लेकिन ये एसिटाइल CoA पूरा है। तो जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एसीटो, ये एसीटेट था, ये एसिटाइल CoA था, तो एसीटो एसिटाइल CoA। तो ये हमारे पास बन गया एसीटो एसिटाइल CoA। तो दूसरा स्टेप है, उसमें एक एंजाइम क्या कराता है? उसमें एक एंजाइम एसिटाइल CoA का एक और मॉलिक्यूल पकड़ के इसके साथ कंडेंस करा देता है। ये 4 कार्बन फ्रेगमेंट था एसीटो एसिटाइल CoA, उसके साथ एक और एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल आके लगता है और रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है। उसमें क्या है कि 6 कार्बन फ्रेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और साथ में एक CoA का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा होता है और कार्बन नंबर 3 पर ही मिथाइल ग्रुप भी लगा होता है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो HMG CoA। थायोलेज एंजाइम ने क्या कराया कि दो एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके एसीटो एसिटाइल CoA बनवाया, और फिर एक और एंजाइम ने एक और एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल को पकड़ के इनके साथ अटैच करवा के HMG CoA बनवाया। अब वो एंजाइम जो ये रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या होगा?
वो एंजाइम बेसिकली कर क्या रहा है, वो HMG को ए की सिंथेसिस करा रहा है, तो इसलिए उस एंजाइम का नाम होगा HMG को ए सिंथेज, HMG को ए सिंथेज। तो अभी तक 2 स्टेप हमने डिस्कस किए। अब जब HMG को ए बन जाता है तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, उसके बाद इस HMG को ए की रिडक्शन होती है, HMG को ए की रिडक्शन होती है। तो जाहिर सी बात है जब कभी रिडक्शन होती है तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH। तो 2 NADPH के मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम जो HMG को ए की रिडक्शन कराएगा उसका नाम क्या होगा। जिस तरह जो एंजाइम HMG को ए की सिंथेसिस करा रहा था उसका नाम है HMG को ए सिंथेज, तो जो HMG को ए की रिडक्शन कराएगा उसका नाम क्या होगा, HMG को ए रिडक्टेज। तो HMG को ए रिडक्टेज ने HMG को ए की रिडक्शन कराई, उसके लिए 2 NADPH के मॉलिक्यूल रिक्वायर थे, और रिजल्टिंग हमारे पास बन गया मेवालोनेट। क्या बन गया, मेवालोनेट। तो अभी तक हमने सिर्फ मेवालोनेट की फॉर्मेशन करवाई है। अब ये मेवालोनेट जो है ये मजीद आगे जाके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। राइट नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। मैंने आपको पहले रूल बताया था कि लिपिड की बायोसिंथेसिस उस वक्त होती है जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा हों। नॉर्मली जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर लेते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है और मुख्तलिफ टिश्यूज़ उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। उनमें से हमने लीवर एक ड्रा किया है, वो लीवर क्या करता है कि इस ग्लूकोज को अपटेक करके उसकी ग्लाइकोलिसिस कराता है, एंड में पायरोवेट बनता है, पायरोवेट को पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करा देता है, एसिटाइल को ए फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। ये तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिज्म है। लेकिन जब कभी ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएं तो एसिटाइल को ए फाइनली ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेटिव सिस्टम एग्जॉस्ट होता है और एसिटाइल को ए अकोमुलेट हो जाते हैं। जब एसिटाइल को ए अकोमुलेट होते हैं तो ये अकोमुलेटेड एसिटाइल को ए 2 पाथवेज में एंटर हो सकते हैं। उनमें से एक कीटोजेनेसिस और एक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कीटोजेनेसिस जो है ये स्टारवेशन कंडीशन में होती है, लेकिन अभी चूंकि बॉडी फैट स्टेट में है तो जिस पाथवे में जाएंगे वो कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इसके जो शुरू के स्टेप हैं वो कीटोजेनेसिस के सिमिलर हैं। पहले स्टेप में थायोलेज एंजाइम 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करवा के एसीटो एसिटाइल कोए बनवाता है। सेकेंड स्टेप में HMG कोए सिंथेज एक और एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल को साथ में कंबाइन करा के HMG कोए बनाता है। उससे अगले स्टेप में HMG कोए रिडक्टेज HMG कोए की रिडक्शन करवाता है और फाइनली मेवालोनेट बनता है। तो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट। अब हम देखेंगे कि इस मेवालोनेट से आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। लेट्स हैव अ ब्रेक। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने मेवालोनेट की फॉर्मेशन करवाई थी, तो अभी हम देखेंगे कि इस मेवालोनेट से आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस तरह होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेवालोनेट जो है दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, और कोलेस्ट्रॉल कितने कार्बन कंपाउंड है, 27। अब हम देखते हैं कि 6 कार्बन कंपाउंड से लीवर जो है वो 27 कार्बन कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल किस तरह बनवाता है। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड पे सबसे पहले दो बार इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। पहले फॉस्फोराइलेशन होती है, उसमें से जो फॉस्फेट का सोर्स है वो ATP होता है। तो ATP एक फॉस्फेट इसको दे देता है, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहली फॉस्फोराइलेशन है। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में भी फॉस्फेट का सोर्स जो है वो ATP है, ATP अपना फॉस्फेट इसको दे देता है और कन्वर्ट हो जाता है ADP में। तो 2 बार सीक्वेंशियल इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मेवालोनेट 6 कार्बन कंपाउंड है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, उसमें से जो 5 कार्बन है उस पर 2 फॉस्फेट को हम कहेंगे पायरोफॉस्फेट। तो 5 नंबर कार्बन पे 2 फॉस्फेट लगे हुए या पायरोफॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बना, 5, ये 5 कार्बन पे था, 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट, 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। और यहाँ पे जो 2 बार उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई है उनमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो
फॉस्फोराइलेशन जो फैमिली ऑफ एंजाइम, जो क्लास ऑफ एंजाइम करवा रहे होते हैं, उनका नाम क्या होता है? काइनेसिस। तो काइनेसिस यहाँ इन्वॉल्व होंगे। वो मेवालोनेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसकी 2 बार सिक्वेंशियल फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे और दोनों बार फॉस्फेट का जो सोर्स होगा वो एटीपी होगा। एटीपी एक फॉस्फेट इसको देगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक और एटीपी इसको फॉस्फेट देगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 एटीपी यहाँ यूटिलाइज हुए, उन दोनों के जो फॉस्फेट हैं वो इस की फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व हुए, एंजाइम काइनेसिस इन्वॉल्व हुए। और चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड है और ये जो 2 फॉस्फेट हैं आपस में, इनको पायरोफॉस्फेट जो कहेंगे, ये पायरोफॉस्फेट का ग्रुप जाके लगता है कार्बन नंबर 5 पे। तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनता है उसका नाम क्या होगा? 5, क्योंकि 5 पे लगा है और क्या लगा हुआ है? पायरोफॉस्फेट। तो 5 पायरोफॉस्फो किसके साथ लगा हुआ है? मेवालोनेट के साथ। तो क्या बना? 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। तो ये मेवालोनेट की फॉर्मेशन के बाद पहला स्टेप है 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट की सिंथेसिस। अब इस 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट की डी कार्बोक्सिलेशन होती है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो बाकी जो 5 कार्बन कंपाउंड बचता है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं आइसोपेंटीनाइल, और साथ में पायरोफॉस्फेट तो आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट। जब ये 5 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन रिमूव हो गया, एक कार्बन ये रिमूव हो गया, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन हुई, तो 6 कार्बन कंपाउंड अब 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, क्योंकि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। और फिर इस एटीपी भी रिक्वायर होता है इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव होती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके लिए एक एटीपी रिक्वायर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, और डी कार्बोक्सिलेशन जो एंजाइम करवाते हैं उसका नाम क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेज। तो इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा डी कार्बोक्सिलेज। और डी कार्बोक्सिलेज क्या कराएगा कि 5 पायरो फॉस्फोमेवालोनेट की डी कार्बोक्सिलेशन कराएगा, और ये स्टेप एटीपी डिपेंडेंट है। तो उसके बाद रिजल्टिंग बच जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड बचा। ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, आइसोप्रीन यूनिट है, और साथ में एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो आइसोपेंटीनाइल, ये आइसोपेंटेन है, ये 5 कार्बन है, सेम बिल्कुल एक जैसे। आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 स्टेप के बाद हुआ कि आगे 6 का कार्बन कंपाउंड मेवालोनेट पहले कन्वर्ट हुआ 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट में, और फिर 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट की डी कार्बोक्सिलेशन हुई, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ, ये रिएक्शन एटीपी डिपेंडेंट है और कन्वर्ट हो गया आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट में। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हम चलते हैं इससे आगे। तो आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन होती है, इसकी आइसोमेराइजेशन होती है। तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा जो आइसोमेराइजेशन कराता है? वो आइसोमेरेज होगा। जिस तरह बिल्कुल फॉस्फोराइलेशन कराएगा काइनेज, डी कार्बोक्सिलेशन कराएगा डी कार्बोक्सिलेज, आइसोमेराइजेशन कराएगा तो आइसोमेरेज। आइसोमेरेज के एक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड डाई 3,3 डाई मिथाइल लेलाइल पायरोफॉस्फेट। कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, उसमें कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 3,3 डाई मिथाइल लेलाइल पायरोफॉस्फेट, और ये साथ में पायरोफॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ कि आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट के पर आइसोमेरेज ने एक्ट किया और कन्वर्ट करा दिया 3,3 डाई मिथाइल लेलाइल पायरोफॉस्फेट में। अब इस 3,3 डाई मिथाइल लेलाइल पायरोफॉस्फेट के साथ एक और आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ता है, 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड और साथ में पायरोफॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये है आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट। ये 3,3 डाई मिथाइल लेलाइल पायरोफॉस्फेट और आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट कंबाइन करते हैं, तो उससे रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा? तो सबसे पहले इसमें होता है कि ये जो आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें से ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। जब पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है, जो बाकी ये जो स्ट्रक्चर बचता है, एक एंजाइम है ट्रांसफेरेज, वो इसको ट्रांसफर कर देगा इस 3,3 डाई मिथाइल
3,3 डाई मिथाइल पायरोफॉस्फेट में, और रिजल्टिंग क्या बन जाएगा, 5 कार्बन इसमें थे, 5 कार्बन और आ गए, तो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा 10 कार्बन। 10 कार्बन कंपाउंड होगा, उसमें साथ में पायरोफॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, तो 10 कार्बन कंपाउंड क्या होगा, ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट, ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, ट्रांसफेरेज। बिल्कुल यही रिएक्शन आगे फिर रिपीट होता है कि ये 10 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ एक और आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगेगा, पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, ट्रांसफेरेज इसको ट्रांसफर करेगा ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ, और रिजल्टिंग बन जाएगा फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। बिल्कुल इजी है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। रिजल्ट सबसे पहले हमारे पास था मेवलोनेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी होगी 2 बार फॉस्फोराइलेशन, 2 बार इसमें फॉस्फेट ऐड होंगे, और फॉस्फोराइलेशन जो कराएंगे उन एंजाइम को क्या कहते हैं, काइनेजेस। तो यहाँ इस काइनेजेस इन्वॉल्व होंगे, ये काइनेजेस इसकी 2 बार सीक्वेंशियल पहले फॉस्फेट ऐड कराएंगे, फिर जैसे ही फॉस्फेट पहला ऐड होगा दूसरा फॉस्फेट ऐड कराएंगे, और उन दोनों फॉस्फेट का सोर्स जो होगा वो एटीपी होगा। अब मेवलोनेट 6 कार्बन है, तो उस ये दोनों फॉस्फेट जाके लगेंगे कार्बन नंबर 5 पर, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, क्योंकि वो 5 पे लगे हुए हैं और पायरोफॉस्फेट ग्रुप है, तो 5 पायरोफॉस्फो मेवलोनेट। ठीक है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है अभी तक, और फिर उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, एक कार्बन कम हुआ, बाकी बच गया 5 कार्बन, तो वो क्या बनेगा, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। और इस ये जो डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम कराएगा वो कौन सा होगा, डीकार्बोक्सिलेज, और डीकार्बोक्सिलेज ये वाला स्टेप जो है एटीपी डिपेंडेंट है। आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन होगी, एंजाइम इन्वॉल्व होगा आइसोमेरेज, और कन्वर्ट उसको करा देगा 3,3 डाई मिथाइल पायरोफॉस्फेट। इस 3,3 डाई मिथाइल पायरोफॉस्फेट, या मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ डीपीपी। अब इस डीपीपी के साथ एक और आईपीपी मिलेगा, उस आईपीपी में पायरोफॉस्फेट रिमूव होगा, और फिर जब वो दोनों कंबाइन करेंगे तो रिजल्टिंग हमारे पास ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, 10 कार्बन कंपाउंड, 5 इसमें थे 5 इसमें, तो अब 10 हो गए। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा ट्रांसफेरेज, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो इस आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट में से पायरोफॉस्फेट रिमूव करने के बाद जो बाकी आइसोपेंटेन ग्रुप है उसको पकड़ के इसके साथ ट्रांसफर कर देगा, अटैच करा देगा, रिजल्टिंग बन गया ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन। तो 6 कार्बन से अब हमारे पास 10 कार्बन बन के हैं। अब इस फिर यही स्टेप रिपीट होगा कि ट्रांसफेरेज एंजाइम आईपीपी आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट में से पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव कराएगा, और फिर जो रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको ट्रांसफर करेगा इसके साथ, और रिजल्टिंग बनेगा फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, एफपीपी, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। ये 15 कार्बन है, तो अब 6 से 15 कार्बन आ गए। अब फिर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट एक और फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ मिलकर कंबाइन करता है। ये फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन, ये 15 कार्बन, दोनों मिले तो कितने हो गए, 30 कार्बन। 30 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब इस 30 कार्बन कंपाउंड की रिडक्शन होती है, इस 30 कार्बन कंपाउंड की क्या होगी, रिडक्शन। तो जब इस 30 कार्बन कंपाउंड की रिडक्शन होगी तो रिजल्टिंग जो हमारे पास 30 कार्बन कंपाउंड बनेगा रेड्यूस फॉर्म में, वो होगा स्क्वेलिन। तो क्या बना अभी तक, स्क्वेलिन। फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट एक और फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंबाइन किया, और जो फिर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना उसकी रिडक्शन हुई, और फाइनल रिडक्शन के बाद जो बचता है वो स्क्वेलिन है। तो अभी तक मेवलोनेट से हमने 30 कार्बन कंपाउंड बना लिया, स्क्वेलिन। हमें चाहिए कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन। अब इस 30 कार्बन स्क्वेलिन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज, स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज। ये स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज ऑक्सीजन को यूज करता है, और उसमें से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको ये ऑक्सीजन को यूज कर रहा है स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज, जिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ये उसमें से एक ऑक्सीजन इधर यूटिलाइज हो जाती है, और बाकी जो मोनो ऑक्सीजन है, जो एक ऑक्सीजन का एटम है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है। तो ये स्टेप समझ लें कि स्क्वेलिन बन गया, इस पर एक्ट करेगा स्क्वेलिन मोनो ऑक्सीजनेज। वो क्या कराएगा, इसकी ऑक्सीजनेशन और
जैसा कि नाम से जाहिर है स्क्वेलिन मोनो ऑक्सीजनेज यानी एक ऑक्सीजन का एटम उसमें ऐड कराएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन के एटम है, उसमें से एक ऑक्सीजन का एटम इसकी ऑक्सीजनेशन में यूज़ कर देता है, बाकी दूसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके, क्योंकि ये हाइड्रोजन का यहाँ सोर्स है रिडक्शन, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH, ये हाइड्रोजन का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसकी रिडक्शन भी होगी। यहाँ 2 चीज़ें आई हैं, ऑक्सीजनेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन हुई। स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज ने क्या किया कि स्क्वेलिन की ऑक्सीजनेशन कराई एक ऑक्सीजन एटम के साथ और उसकी रिडक्शन हुई। अब इस ऑक्सीजनेशन और रिडक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बने उस पर एक्ट करता है लेनोस्टीरोल सिंथेज और कन्वर्ट करा देता है उसको लेनोस्टीरोल में। ये भी एक तरह का स्टीरोल है, क्योंकि ये एंजाइम लेनोस्टीरोल की फॉर्मेशन करा रहा है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम होगा लेनोस्टीरोल सिंथेज। अब ये लेनोस्टीरोल 30 कार्बन है और कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन है, तो अब इसकी ना चेन शॉर्टनिंग होगी। पहले एक कार्बन रिमूव होगा मिथाइल ग्रुप के तौर, फिर दूसरा कार्बन रिमूव होगा, पहला कार्बन रिमूव होगा 29 कार्बन हो जाएंगे, दूसरा रिमूव होगा 28 हो जाएंगे, तीसरा रिमूव होगा तो 27 हो जाएंगे और रिजल्टिंग जो कंपाउंड बन गया 27 कार्बन वो कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के स्टेप थे। तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द लेक्चर के लिपिड की सिंथेसिस उस वक्त होती है जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा हो। जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा हैं तो एसिटाइल कोए ज़्यादा बनेंगे। जब एसिटाइल कोए ज़्यादा बनेंगे तो वो 2 पाथवेज में जा सकते हैं। अगर फैट स्टेट है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाएंगे और कीटोजेनेसिस स्टार्वेशन में कराएंगे। अब क्योंकि फैट स्टेट थी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होनी थी, तो पहला स्टेप क्या है, 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल कंबाइन करके एसीटो एसिटाइल कोए बनाया। एसीटो एसिटाइल कोए पे HMG कोए सिंथेज ने एक्ट किया, HMG कोए बना। HMG कोए पे HMG कोए रिडक्टेज ने एक्ट किया, मेवलोनेट बना। मेवलोनेट 6 कार्बन है, इसकी 2 बार सीक्वेंशियल फॉस्फोराइलेशन कराई काइनेसिस ने, तो 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट बना। इस पे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने एक्ट किया जो कि ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो IPP बना, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। IPP की आइसोमेराइजेशन हुई, उस पे आइसोमेरेज एंजाइम ने एक्ट किया तो बना DPP, डाई मिथाइल रिलाइल पायरोफॉस्फेट। DPP के साथ एक और IPP का मॉलिक्यूल बना, एंजाइम इन्वॉल्व हुआ ट्रांसफेरेज और रिजल्टिंग बना ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन। ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट GPP के साथ IPP एक और लगेगा, एंजाइम वही इन्वॉल्व होगा ट्रांसफेरेज, तो रिजल्टिंग 15 कार्बन फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट लगेगा तो रिजल्टिंग 30 कार्बन कंपाउंड बनेगा और उस पर 30 कार्बन कंपाउंड की रिडक्शन होगी तो रिजल्टिंग स्क्वेलिन बनेगा। स्क्वेलिन पर एक एंजाइम ऐड करेगा स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज, जो उसकी ऑक्सीजनेशन कराएगा, फिर NADPH रिडक्शन कराएगा और जो सब्सटेंस रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा उस पर लेनोस्टीरोल सिंथेज एक्ट करेगा और लेनोस्टीरोल बन जाएगा, वो 30 कार्बन। उसके बाद 3 बार इसकी चेन शॉर्टनिंग होगी और डबल जो भी उसमें चेंजेस आई हैं, डबल बॉन्ड रिड्यूस होनी है और जिस तरह कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है तो इस 30 कार्बन में वो चेंजेस आएंगी कि सबसे पहले चेन शॉर्ट होगी, उसके बाद कार्बन वो जो हैं डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे और फाइनल हमारे पास 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। थैंक यू।